बीजेपी के समर्थकों और खुद को युवा हिंदू नेता कहने वालों को दिल्ली पुलिस ने दौरा दौरा कर मारा है, अच्छी तरह उन पर लाठी चार्ज किया है और अब हंगामा हो गया है। सवाल उठ रहा है, मामला क्या है? खबर दर खबर में तफसील जानेंगे। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में एक मुसलमान टीचर के खिलाफ एक्शन लिया गया तो गांव के हिंदू धरना पर बैठ गए हैं, इसकी भी तफसील जानेंगे। मेरठ से एक तालिब इल्म देवबंद जा रहा था, उस पर हमला हुआ, उसको मारा गया, मामला क्या है इसको भी जानेंगे। राहुल गांधी ने कल पुणे में इजलास किया और स्टूडेंट से बातचीत की। औरतों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, मनुस्मृति पर उन्होंने सवाल कायम किया तो बीजेपी ने अब उनके खिलाफ महाज खोल दिया है और स्मृति ईरानी मैदान में उतर गई है, इसकी भी तफसील जानेंगे। उसके अलावा बंगाल के उस स्कूल का भी तस्करा होगा जहां हाई स्कूल है लेकिन एक भी टीचर नहीं है। संभल का भी तस्करा करेंगे जहां शाही जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले 36 मकानों और दुकानों को नोटिस इशू कर दिया गया है। और आखिर में तस्करा करेंगे उत्तराखंड का जहां SIR के नाम पर लगातार मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है और बताएंगे आपको कुछ बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल खबरें भी कि किस तरह जापान में लगातार इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है, गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो आइए तमाम खबरें जानते हैं तफसील से खबर दर खबर में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्ला टाइम्स। दिल्ली के जंतर मंतर पर राइट विंग ने एक एहतजाज किया और एहतजाज था रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ कि तमाम सेक्टर में, तमाम शोबा में रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए और अहलियत की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर ही लोगों को जॉब मिलना चाहिए या दूसरे मौक़े मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट करने वाले, एहतजाज करने वाले राइट विंग से ताल्लुक़ रखते थे। ये तमाम वो लोग थे जो कभी अपने आप को बजरंग दल का नेता बताते हैं, कभी हिंदू युवा वाहिनी का, कभी किसी और संस्था का, कभी ये तोड़फोड़ करते हैं, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये नारे लगाते हैं, कभी मुसलमानों को पकड़कर जय श्री राम का उन्हें नारा लगाने पर मजबूर करते हैं। तो ऐसा जितना ग्रुप है ये सब जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ और ये सारे वहाँ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इन सब से कहती है कि यहाँ पर एहतजाज मत करो, यहाँ से जाओ। इन लोगों ने कहा कि हमारा एहतजाज यहीं पर जारी रहेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है, यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये लोग दिल्ली पुलिस के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं और कहते हैं हमारी सरकार है, हमारी हुकूमत है और तुम हमें ही प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हम रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं और हम यहीं पर आंदोलन करेंगे। 1 महीने तक यहाँ पर ककरोच जनता पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया, देश के गद्दारों ने प्रोटेस्ट किया कि तुमने उनको नहीं हटाया और तुम हमें हटाने आ गए हो। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया, डंडा मारा, इनको वहाँ से भगाया। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, दौरा दौरा कर इनको मारा, तो उसके बाद ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वंदे मातरम पढ़ने लगे, गीत गाने लगे और फिर मीडिया में आकर के इन्होंने कहा, अपनी वीडियो इन्होंने बनाई और कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और इस दौरान हमें मारा गया। हम रिजर्वेशन का विरोध करने गए थे, हम देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए धरना दे रहे थे और हमको मारा गया। जो गद्दार है, जो देशद्रोही है, वो जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनके लिए इंतज़ाम करती है, उनको प्रोटेस्ट करने देती है और हमारे साथ गद्दारों जैसा, दहशतगर्दों जैसा व्यवहार किया गया है, बर्ताव किया गया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का इन लोगों ने हंगामा मचाया, इस तरह की बातें इन लोगों ने की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको अच्छी तरह तोड़ा, अच्छी तरह इन सब लोगों की पिटाई की दिल्ली पुलिस ने और इन सब को वहाँ से जाना पड़ा। आज इस पूरे मामले पर देश के कई बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की, ट्विटर पर भी उन्होंने लिखा और कहा कि बार बार कुछ लोग आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं रिजर्वेशन के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और ये तमाम लोग सरकार के इशारे पर ऐसा करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस देश में जो दलित है, जो ओबीसी है, पहले से बिछड़ा हुआ है, पसमादा है और
उनको तरक्की याफ्ता बनाने के बजाय उनको उनका हक देने की जगह मज़ीद उनके ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोटेस्ट कराया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और देश की ओबीसी को, देश की SC ST को, सच्चाई को समझ लेना चाहिए कि जो बीजेपी है यही इस तरह का प्रोटेस्ट कराती है। मायावती ने भी एक बयान जारी किया और कहा रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ इस तरह का जो प्रोटेस्ट है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसा एहतजाज और प्रोटेस्ट देश में नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान मरकजी वजीर हैं, दलित लीडर भी है, उन्होंने भी एक बयान दिया और कहा कि प्रदर्शनकारियों पर, प्रोटेस्टर पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। पहली मर्तबा देश में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई सालों से जो राइट विंग है या प्रकास्ट के जो लोग हैं वो लगातार इस तरह का एहतजाज कर रहे हैं। पिछले दिनों UGC के खिलाफ इन लोगों ने देश भर में एहतजाज किया, हंगामा किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। दोबारा इन लोगों ने रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है। अब आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर। राजस्थान का एक गाँव है नागौर, वहाँ एक सरकारी स्कूल में एक मुसलमान टीचर थे, उनका नाम था नदीम खान। नदीम खान को पिछले दिनों वहां से ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। अब उस गांव के लोग इस ट्रांसफ़र के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि नदीम खान को दोबारा स्कूल में वापस लाया जाए। उनका कहना है कि नदीम खान बहुत अच्छी तरह यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो गरीब स्टूडेंट्स का जो खर्च है वो अपनी तरफ से संभाल लेते थे। अगर किसी के पास ड्रेस का पैसा नहीं होता था, किताबों का पैसा नहीं होता था, नदीम खान अपनी तरफ से उसे अदा करते थे। गांव वालों का कहना है कि नदीम खान की वजह से इस गांव में, इलाका में तमाम प्राइवेट स्कूल बंद हो गया और तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगे। ऐसा लग रहा था कि सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल है जहां की तालीम सबसे अच्छी होती है। गांव वालों ने यह भी कहा कि नदीम खान हमारे लिए भगवान की तरह हैं, वो देश के नए अबुल कलाम हैं और उनकी वजह से हमारा गांव तरक्की कर रहा था। अब सुनिए गांव के लोगों को। नहीं दे रहे गांव वाले, बच्चा लोग कह दिया हमारी TC कटवा लो या ताला लगवा दो, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चा को साथ देने वाले गांव वाले बैठे हैं बस। अच्छा, बिल्कुल सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें यहाँ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है बस। अच्छा, जो अख्तर मोहम्मद नदीम जी है, इन्होंने यहाँ जो आजू बाजू के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो निजी स्कूल हैं, उन्होंने शिक्षा को आज एक बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना के रख दिया। इन्होंने यहाँ पर उनका वर्चस्व ही खत्म कर दिया। यहाँ प्राइवेट स्कूल की बस आती है कोई गाँव में? बहुत कम है, कोई नहीं, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल नहीं। स्कूल भी थी एक प्राइवेट, वो बंद हो गई, दोनों बंद हो गई, दोनों बंद हो गई। फिर हमारा गांव के लिए, हमारा गांव में आसपास गाँव के लिए भगवान ने किसी ने देखा, मेरी आत्मा के लिए हमारा गाँव के लिए भगवान ही है बस। हाँ सही बात है, कलाम से बढ़कर है। ईद के दिन भी आकर पढ़ाते हैं, ईद होती है, होली, दिवाली जो भी है। एक बात मैंने सुनी है कि जो विद्यार्थी फाइनेंशियली, जिनके घर वाले हैं, जो आगे नहीं पढ़वा पाते या जो उनके पास में पैसे नहीं हो, उनको उनका खर्चा भी ये उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तो उनकी ड्रेस वगैरह, किताबें सब नदीम जी खुद दिलवाते हैं और उनके घर वालों से जाकर संपर्क करते हैं कि आप निश्चित रहिए 12वीं तक जैसी होगा उसका खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा। बिल्कुल। अरे इसके पिताजी मरा तो हम गांव वाले गए थे उसको बीड़ी पीने के लिए, अपने कह रहे बीड़ी पिया, तो गाँव कोई नहीं था। नदीम सर तो यहाँ स्कूल का पढ़ा रहे थे बच्चों को। अच्छा, हाँ, घर पे कोई, उसका पिता मरा दूसरे दिन ही, तो हम तो गए उसको बीड़ी पीने के लिए कि भाई सर के पिता से चले गए, चलो अपन। तो सर तो ये क्लास ले रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। बात आई है स्कूल की तो एक और खबर जान लीजिए। पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल कन्वेनर आशुतोष रांका पर जयपुर के एक विधानसभा हलके में हमला हो गया। वो सरकारी स्कूल का जायजा लेने गए थे, जो सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील था, जानवरों को वहां पर बांधा जाता था। आशुतोष रांका पर हमला हुआ, उनको मारा गया। लेकिन अब खबर सामने आई है कि सरकार ने इस पूरे मामले को सीरियस लिया है और सितंबर की पहली तारीख से उस स्कूल की तामीर का सिलसिला शुरू होगा। देखते हैं। आशुतोष रांका ने भी मीडिया से बातचीत की और उनसे पूछा गया, आप पर स्कूल का जायजा लेने के दौरान हमला हुआ, आप क्या कहेंगे? आशुतोष रांका ने जवाब में कहा कि हम उस गांव में वोट मांगने नहीं गए थे, बल्कि हम सरकारी स्कूल का जायजा लेने गए थे। इस दौरान हम पर हमला हुआ। अच्छी बात यह है कि सरकार ने
हमारी मांग को, हमारी बातों को सीरियस लिया है और अब उस स्कूल की मरम्मत कराई जाएगी, उसकी तामीर की जाएगी। यही हमारा मामला था, मामला सुलझ गया है, इसलिए अब कुछ और मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उधर सीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन सौरभ दास का एक बयान सामने आया। उसमें उनका कहना है कि सरकार वंदे मातरम को पूरे देश में प्रमोट कर रही है। बीजेपी ने एक फैसला भी लिया कि कैसे वंदे मातरम को देश में प्रमोट करना है, इसको आगे बढ़ाना है। इस पर सौरभ दास का कहना है कि सरकार के पास वंदे मातरम को प्रमोट करने का टाइम है, इसके लिए पॉलिसी है, लेकिन देश के स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। उसके लिए सरकार के पास न तो कोई फंड है, न सरकार के पास टाइम है, न सरकार स्कूलों का जायज़ा लेना चाहती है। जो लोग स्कूलों का जायज़ा ले रहे हैं, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उनको भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना की भी एक वीडियो सामने आई है। अब्दुल रहमान नाम के एक नौजवान ने वहाँ के हाई स्कूल की एक वीडियो बनाई है। उर्दू का ये वाहिद हाई स्कूल है उस इलाके में, और उस स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। एक टीचर है जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, उसके अलावा वहाँ कोई तालीम नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। स्कूल की हालत आप ज़रा देखिए और समझिए कि क्या तस्वीर बनी हुई है स्कूल की। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं इस वक्त कोलकाता साउथ 24 परगना बजबज के अंदर हूँ। जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर में स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जा रहा है, तो आप सभी को पता है कि आजकल हमारे देश भर के अंदर स्कूल की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन क्या है। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल, अभी ताला लगा हुआ है गेट के ऊपर, लेकिन इस गवर्नमेंट स्कूल की आप सब सिचुएशन देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं। बाहर से भी मैं दिखाता हूँ कि इस गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन क्या है। इसके अंदर में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। मैं पहले भी इस स्कूल का दौरा करके गया हूँ। इस स्कूल के अंदर पानी पीने वाली जो जगह है ये देख लीजिए, और जिस तरीके से इस स्कूल की सिचुएशन और कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखिए, उर्दू स्कूल की हालत बहुत ही गंभीर खराब है आज के डेट पे। यहाँ पे 3 सरकारी टीचर आए हैं। ओके, पहला टीचर कमाल सर, दूसरा आपका सबाना मैम, तीसरा आई वहीदुल हक। तीनों ने अपना अपना नौकरी चॉइस करके इस स्कूल को छोड़कर चला गया। आज ये स्कूल अनाथ के तरफ बरसा हुआ है, अनाथ आश्रम बन गया ये स्कूल। स्कूल में ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कुछ सीमित है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा इस स्कूल को बंद के कगार पे, गवर्नमेंट ने लास्ट प्राइमरी स्कूल से एक टीचर को भेज के स्कूल को संभाल रखा है। क्या इस तरह एक हाई स्कूल को, प्राइमरी स्कूल का टीचर, क्या वो चला पाएंगे अकेला? उनके बस की बात है क्या? ये मजाक बना रखा है ये स्कूल को ये लोगों ने। हाँ, गवर्नमेंट ने क्या समझ रखा? गवर्नमेंट ने इसका क्यों नहीं कोई पुख्ता इंतजाम नहीं ले रहा है? 3 टीचर सरकारी जब चले गए हमारे स्कूल से, बजबज उर्दू हाई स्कूल से, तो फिर नेक्स्ट टीचर क्यों नहीं अलॉटमेंट हो रहा है? क्या कर रहे हैं सरकार? हमारे सरकार के ऊपर से मैं निवेदन करता हूँ कि इस स्कूल बजबज उर्दू हाई स्कूल बहुत बड़े माने रखती है। बजबज सरजमीन पे एक ही वाहिद स्कूल है, वो है बजबज उर्दू हाई स्कूल। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इस स्कूल को किसी भी तरह से बचाया जाए, यहाँ सरकारी टीचर को प्रोवाइड किया जाए। प्राइमरी स्कूल के टीचर को देख के बच्चों का भविष्य नहीं तैयार होगा। ये बच्चे का भविष्य अंधकार हो रही है। गार्जियंस लोग भेज रहे हैं, महीना वसूली हो रही है, काम चल रही है। गवर्नमेंट ने कभी आके देखा भी नहीं कि स्कूल कैसे ढंग से चल रही है। ये लावारिस की तरह चल रही है। कोई नहीं है इसका माँ बाप, ना ही कोई एज ए कमेटी है, ना ही कोई गार्जियन जिसका है, कुछ नहीं है। उर्दू हाई स्कूल के अंदर में एक भी मास्टर नहीं है सरकारी। दूसरा प्राइवेट स्कूल से मास्टर के लिए आकर के यहाँ पर उर्दू हाई स्कूल में दिया है पढ़ने के लिए। और आप लोग भी कुछ करिए, मदद करिए, आप लोग बच्चों लोग का, गरीब लोग का। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला का एक गांव है जैनपुर। वहां का एक तालिब इल्म है मोहम्मद मुंतजिम, जो देवबंद में किसी मदरसे में पढ़ता है। मोहम्मद मुंतजिम आज मेरठ से देवबंद जा रहे थे। रास्ते में ट्रेन में उन पर हमला हुआ, उनको मारा गया। मोहम्मद मुंतजिम ने अपनी एक वीडियो जारी की है। उसमें मोहम्मद मुंतजिम को कहते हुए सुना जा रहा है कि मेरठ छावनी में वो ट्रेन पर बैठते हैं और वहाँ पर कुछ लोग थे जो शराब पी रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। उनसे दूर हटकर एक सीट खाली थी, वहाँ पर मोहम्मद मुंतजिम बैठ जाते हैं। ये तमाम लोग जो शराब पी रहे थे, इन्होंने मोहम्मद मुंतजिम से कहा कि आओ तुम भी शराब पियो। मुंतजिम ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, शराब पीने से मना कर दिया। इसके बावजूद उन लोगों ने मुंतजिम के साथ बदतमीज़ी की, इनको गाली देने की कोशिश की। जब मुंतजिम ने देखा कि मामला ख़राब हो रहा है और ये लोग लगातार बदतमीज़ी कर रहे हैं,
तब मुंतजिम उस कोच से निकल गए और दूसरे कोच में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद तमाम शरपसंद अनासिर जो इस कोच में बैठकर शराब पी रहे थे, मुंतजिम के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की थी, दूसरे कोच में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये मुंतजिम को तलाशते हैं और उसके बाद मुंतजिम को गाली देते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, फिर मुंतजिम को मारते हैं। देखा जा रहा है वीडियो में कि मुंतजिम के सर पर चोट है, उनको मारा गया है, उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। हैरत की बात यह है कि यूपी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है, कोई मुकदमा उन्होंने दर्ज नहीं किया है और ट्रेन में हमले का ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है ट्रेन के सफ़र को सेफ बनाना, महफूज बनाना, इस तरह के हमलों को रोकना और तमाम शरपसंद अनासिर जो ट्रेन में हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। एक और ख़बर सामने आ रही है और एक ख़बर भी उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िला से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िला में एक गांव है गोपीगंज, वहां एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी और प्राइवेट लाइब्रेरी के मालिक का बेटा रविशंकर गुप्ता वहां लड़कियों की नंगी तस्वीर बनाता था। तफसील सामने आई है कि प्राइवेट लाइब्रेरी के वॉशरूम में, बाथरूम में उसने खामोशी से, चुपके से कैमरा लगा दिया और लड़कियां वहां जाती थी और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद होती थी और मोबाइल से उस कैमरे को वो कंट्रोल करता था। पिछले 2 महीने से लगातार वो ये हरकत कर रहा था, वीडियो बना रहा था। जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने रविशंकर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके मोबाइल से इस तरह की 100 से ज़्यादा वीडियोज़ निकली है जिसमें लड़कियों की जो प्राइवेट चीज़ें हैं उसको उसने कैमरे में कैद किया, उसकी उसने वीडियो बनाई। ऐसे जो अफराद हैं ये जहनी बीमार होते हैं और इनको जेल में भेजना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी क्राइम में मुसलमान का नाम सामने आता है तो उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। बकिया कोई और क्राइम करता है, रेप करता है, लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके घर को बुलडोज नहीं किया जाता, उसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, किसी और को उस केस में सज़ा नहीं दी जाती है। जिस लाइब्रेरी में सब हुआ उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और नतीजा ये होता है कि इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ते रहते हैं और यही वजह है कि सरकार क्राइम पर, रेप पर काबू पाने में नाकाम है। ये मुसलमान का मामला होता, किसी मुसलमान की लाइब्रेरी होती तो फ़ौरन नेशनल मीडिया में सबसे बड़ी खबर बनती और इस लाइब्रेरी को भी, उसके घर को भी बुलडोज कर दिया जाता। अब आइए बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी पिछले 2 महीने से लगातार स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके प्रोग्राम का नाम होता है छात्रों की गूंज। पुणे में राहुल गांधी ने जो प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम से बीजेपी तिलमिला गई है और सबसे ज़्यादा इस प्रोग्राम की चर्चा हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज के प्रोग्राम में ज़बरदस्त भीड़ है, हर तरफ इंसानी सर नज़र आ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी ने पुणे के इस प्रोग्राम का जो थीम बनाया था वो थीम औरतों से मुताल्लिक़ था, औरतों की आज़ादी को लेकर के था और पूरे प्रोग्राम में राहुल गांधी ने औरतों की आज़ादी पर, उनके राइट्स पर, उनके हुकूक़ पर, ख़वातीन के फ्रीडम पर बातचीत की। स्टूडेंट्स पर उन्होंने सिर्फ लड़कियों को ही बुलाया और उनसे ही उन्होंने लड़कियों के मसाइल पर बातचीत की। जब राहुल गांधी के इस प्रोग्राम की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई तो बीजेपी का भी रद्द अमल सामने आया। स्मृति ईरानी ने फ़ौरन राहुल गांधी पर अटैक किया और कहा कि राहुल गांधी महिला विरोधी है। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि यही कांग्रेस है जिसने तलाक बिल की पार्लियामेंट में मुखालफत की थी, यही कांग्रेस है जिसने महिला रिजर्वेशन बिल की मुखालफत की है, यही कांग्रेस है महिलाओं को मुकम्मल तौर पर आज़ादी देना नहीं चाहती और आज कांग्रेस पुणे में महिलाओं के हक पर प्रोग्राम कर रही है, महिलाओं की आज़ादी की बात कर रही है। राहुल गांधी ने अपने प्रोग्राम में, अपने खिताब में एक तारीख़ी जुमला कहा कि मनुस्मृति में औरतों को खुद मुख्तार बनाने से रोका गया है लेकिन मैं औरतों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के कायल हूँ। तो मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तबसरा किया, उसका भी विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उस प्रोग्राम में अलग अलग लड़कियों से बातचीत की, औरतों के अलग अलग मसाइल पर भी उन्होंने तबसरा किया। सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुई नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है
और भोजपुरी गीतों की सिंगर भी है। कई मरतबा वो कई मामलों को लेकर सुर्खियों में भी रही है। राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने 2 नज़म पढ़ी और एक नज़म उसने मुसलमानों के लिए भी पढ़ी। मुसलमानों को जिस तरह इस देश में पराया समझा जाता है, मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है, उसका भी तस्करा किया नेहा सिंह राठौर ने। नेहा सिंह की राहुल गांधी के साथ जो बातचीत हुई है पुणे में, उसे आप सुनिए। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। राहुल गांधी के प्रोग्राम में जिन लड़कियों को बुलाया गया था उसमें एक बाहिजाब लड़की को भी बुलाया गया। बाहिजाब लड़की ने भी अपनी बातचीत रखी। क्या कुछ उस लड़की ने कहा, उसको भी सुनिए। मेरा नाम शेख आमना उसामा है। मैं SY BA में हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट। मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज्यादा फुल है, हद से ज्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई बैग टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियां अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखे तो प्लीज उसके अगेंस्ट में आवाज उठाए। कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, राहुल गांधी का पुणे का ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा, तारीखी रहा और बड़ी तादाद में अवाम सामने आई। कहा जा रहा है कि अब अवाम राहुल गांधी के साथ है और बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर लगातार परेशान हो रही है। अब आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। संभल से खबर सामने आ रही है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास जो मकान है या वहाँ जो दुकान है, उन सब के मालिकों को एक नोटिस इशू किया जाएगा और कहा जाएगा कि उनके घरों का या उनके मकानों का नक्शा पास नहीं है, इसलिए बुलडोज किया जाएगा। कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि संभल शाही जामा मस्जिद का साल 2030 का मास्टर प्लान तैयार हो गया है और मास्टर प्लान के मुताबिक वहाँ पर तामीर होगी, कंस्ट्रक्शन होगा। पहले से जो घर बने हुए हैं या जो दुकानें वहाँ पर है उसका नक्शा पास नहीं है, इसलिए उन सबको बुलडोज किया जाएगा, मुनहदिम किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा। आज तक ने इस रिपोर्ट को शाये की है, भी कहा गया कि जिनका मकान है या जिनका दुकान है उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ संभल में या सिर्फ शाही जामा मस्जिद के पास जो मकान बने हुए हैं उसका नक्शा पास नहीं है या फिर देश के तमाम लोगों के घरों का नक्शा पास नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा ज़िला है, कौन सा ऐसा गांव है जहां एक शहरी अपना घर बनाता है तो घर बनाने से पहले वो पंचायत से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अपना नक्शा पास कराता है
कानून के मुताबिक अपना घर बनाता है। सच्चाई यह है, रियलिटी यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को घर बनाने में ही कई साल लग जाते हैं। घर बनाने के लिए एक जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, और जिनके पास ये चीज़ें हो जाती है वो अपना घर बना लेते हैं। 95% से ज़्यादा मकानात, घर ऐसे बने हुए हैं जिसका कोई नक्शा पास नहीं है। और 95% अगर घर हिंदुस्तान में ऐसे हैं तो इसमें मुसलमानों का घर तो सिर्फ 15% होगा या 12% होगा, बकिया घर तो गैर मुस्लिमों के हैं। हिंदुस्तान में सभी एक ही पैटर्न पर अपना घर बनाते हैं। हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं है, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों को लगातार टारगेट कर दिया जाता है और कहा जाता है आपके घर का नक्शा पास नहीं है इसलिए उसे बुलडोज कर दिया जाएगा। उत्तराखंड समेत कई रियासतों में SIR का सिलसिला जारी है और अब उत्तराखंड से भी खबर सामने आ रही है जहां SIR से मुसलमानों का नाम हटाया जा रहा है, कटवाया जा रहा है। बीजेपी के जो BLA हैं यानी बूथ लेवल एजेंट, वो लगातार BLO पर दबाव बना रहे हैं कि जिन असेंबली हलकों में या जिन पोलिंग बूथ पर मुसलमानों का वोट ज़्यादा है वहाँ मुसलमानों के वोट को कम कर दो, मुसलमानों का नाम काट दो। 5-6 असेंबली हलकों की रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ बाज़ाब्ता BLO पर दबाव बनाया गया बीजेपी के वर्कर की तरफ से, बीजेपी के एजेंट की तरफ से कि मुसलमानों का नाम यहाँ से हटा दिया जाए। जैसे गदरपुर है, घटीमा है, नानकमरता है और दूसरे असेंबली हलके हैं, पोलिंग बूथ है, वहाँ से मुसलमानों का नाम हटाया जा रहा है और मुसलमानों में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है। बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम पर बिल तो पास कर दिया है, वंदे मातरम पढ़ने को लाजमी और ज़रूरी करार दे दिया है और अब बीजेपी वंदे मातरम को पूरे देश में प्रमोट भी करना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार वंदे मातरम पर बीजेपी को चैलेंजेस का और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब संजय राउत जो शिवसेना के सीनियर लीडर और MP है, उन्होंने अमित शाह और PM मोदी दोनों को चैलेंज कर दिया और कहा बगैर TP देखे हुए यानी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के वो वंदे मातरम के 6 छंद सुना दे, ये हमारा चैलेंज है। वो नहीं सुना सकते हैं। वंदे मातरम की पहले 2 लाइनें पढ़ी जाती थी, अब 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम पढ़ना लाजमी और ज़रूरी करार दे दिया गया। ये ऑफिशियल बताया गया और सीधे चैलेंज किया अमित शाह को और मोदी को संजय राउत ने कि वो 6 लाइनें सुना दे वंदे मातरम की बगैर TP के। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। संजय राउत की तरफ से दूसरे और कई नेताओं ने भी बीजेपी के कई नेताओं को चैलेंज कर, सच्चाई यही है कि आज तक कोई भी बीजेपी का ऐसा लीडर और नेता नहीं मिला है किसी को जो बगैर TP देखे या बगैर मोबाइल को देखे जुबानी मुकम्मल वंदे मातरम को पढ़ दे। ज़्यादातर प्रोग्राम में जो वंदे मातरम को पढ़ा जा रहा है तो रिकॉर्डेड वर्जन है और उस रिकॉर्ड शुदा वर्जन को ही प्ले किया जाता है और उसी को पढ़ा जा रहा है। मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। अब्बास अंसारी आवाम से खिताब करते हुए कह रहे हैं मेरी रगों में मुख्तार अंसारी का खून दौड़ता है, उनका लहू मौजूद है, इसलिए जैसे मेरे वालिद थे वैसा ही मैं रहूँगा। जिस तरह मेरे वालिद एक आवाज़ पर, एक फ़ोन पर आपके घर दौड़ कर पहुँचते थे, आपके दुख दर्द में शरीक होते थे, वैसा ही मैं रहूँगा। मैं डरूँगा नहीं, पीछे नहीं हटूँगा। अब्बास अंसारी MLA हैं, आप उनकी इस वीडियो को सुनिए। मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूँ और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है तो ये सामंतवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी और वहां पर बैठे हम मुखदर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे, अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो मेरे पिता के साथ क्रिकेट खेले होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मेरे पिता के सर पर आशीर्वाद दिया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के किस्से सुने होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे नौजवान साथी मिले होंगे जो बदकिस्मती से उनको देख भी नहीं पाए होंगे, उनको मिल भी नहीं पाए होंगे। मगर मैं अब्बास अंसारी आपसे वादा करता हूं, ना हुनर में, ना ताकत में और ना किरदार में, ना कलेजे में आपको कहीं से कम मिलूंगा मैं।
अब आइए बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी खबरों के बारे में। खबर है कि जापान में इस्लाम लगातार तेज़ी से फैल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में जापान में मुसलमानों की तादाद दोगुनी हो गई है। मुसलमानों की तादाद इतनी तेज़ी से जापान में बढ़ रही है कि गैर मुल्की जो जापान में आ रहे हैं उनसे भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, और मुसलमान जो जापान में बढ़ रहे हैं उनकी तादाद में जो इजाफा हो रहा है तो ये बाहर से आकर वहाँ रहने वाले बसने वाले मुसलमान नहीं हैं, बल्कि जापानी शहरी हैं, ओरिजिनल जापानीज़ हैं जो इस्लाम की तालीम से मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम को सच्चा और हकीकत पर मबनी मज़हब समझते हुए लगातार मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मिल्लत टाइम्स उर्दू पर एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें तफसील से बताया गया है पूरे हवाले के साथ कि साल 2019 में जापान में मुसलमानों की टोटल आबादी थी 2,30,000 और साल 2026 में मुसलमानों की टोटल आबादी वहाँ हो गई है 4,20,000, यानी पिछले 5 से 6 सालों में दोगुनी मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। साल 2021 में एक सर्वे हुआ था और उस वक्त ये बताया गया था कि टोटल मस्जिदों की तादाद जापान में 110 है, और साल 2026 में जो सर्वे हुआ तो उसमें बताया गया कि जापान में टोटल मस्जिदों की तादाद 160 हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे इलाक़ों में नमाज खाना है, लोग घरों में जमात करते हैं, नमाज अदा करते हैं, क्योंकि मस्जिद बनाने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती, म्यूनसिपलिटी से परमिशन नहीं मिल पाती, और बहुत सारे शहरों में मुसलमान घरों में इकट्ठे होकर नमाज अदा करते हैं या किसी फ्लैट को उन्होंने नमाज अदा करने के लिए मखसूस कर रखा है, जबकि बाज़ाब्ता मस्जिदों की जो तामीर हुई है उसकी तादाद भी 160 है। जापान जैसे मुल्कों में भी लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने इन सबको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, और जापान के अवाम भी लगातार इस्लामी तालीमात से मुतासिर हो रही है। इसी को कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका अपने इस एजेंडा में कामयाब नहीं हो सका और ईरान मज़ीद ताकतवर बनकर उभरा है, मजबूत बनकर उभरा है। मक्का माहिदा की चर्चा भी दुनिया भर में जारी है और अब बांग्लादेश ने भी मक्का माहिदा में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान ऐसा चाहेगा या नहीं चाहेगा इस पर बहस हो रही है। उधर सीरिया ने भी मक्का माहिदा में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही सीरिया भी मक्का माहिदा में शामिल हो जाएगा। गज़ा पट्टी पर एक मरतबा फिर इसराइल ने ताज़ा हमला किया और कई मासूमों की शहादत हो गई है। दुनिया भर के ममालिक का दबाव है इसराइल पर कि गज़ा पट्टी से इसराइली फ़ौज को निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसराइल गज़ा पीस डील को मानने को तैयार नहीं है और इसराइली फ़ौज लगातार गज़ा पट्टी में बरकरार है। गज़ा पट्टी की आवाम को शदीद मदद की ज़रूरत है और आप लोगों को भी गज़ा के मज़लूमीन तक इमदाद पहुँचाना चाहिए। खबर दर खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।